हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है ना, मेनली। तो आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुनिएंगे ध्यान से। और हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सुनिए। बेसिकली ये थोड़ा पुराना, आप लोगों को पहले प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज बच्चों, इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। जहां भी समझ में ना आए तुरंत कॉल करिएगा, बस हेजिटेट मत करिएगा, ठीक है ना। हेजिटेट नहीं करनी है बस, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस, कुछ पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ बच्चों। कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, याद है? कुछ यही बताया था। ये इसका क्या है? थोड़ा सा बड़ी गंदी सी ड्राइंग हो गई यार। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? हम्म ये हो गया इसका न्यूक्लियस एनवेलप। ये इसका न्यूक्लियस एनवेलप हो गया। यही बीच में क्या था? क्या पाया जा रहा था इसका बीच में? न्यूक्लियोलस, याद है? पढ़ाया था मैंने न्यूक्लियोलस। यही इसके पास चारों तरफ एक लिक्विड था, आपको याद है? मैंने बताया था एक चारों तरफ लिक्विड था जिसको हम कहते थे क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। जिन बच्चों को होमवर्क नहीं आया, होमवर्क कर दो, समझ रहे हो? ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और वहीं चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा फैला हुआ था चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं क्या? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? ये आज इसको ही बताने वाला हूं। क्रोमेटिन मटेरियल। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म और इसके अंदर की चीजों को क्या करवाते हैं बेटा? बेसिकली आपका एक्सचेंज। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। याद है? यही पढ़ाया था ना। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? न्यूक्लियोपोर्स के बाद एक चीज और बताई थी कि ये जो बन रहा है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाता है? आपका न्यूक्लियस। मैंने आपको यही बताया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। यही बताया था, आपको अच्छे से याद है तो आज आगे बता रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, आगे का टॉपिक आज का, ठीक है। मजा आएगा, अच्छे से पढ़ो, फील लेके पढ़ो। फील लेके थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखो, ठीक है, कि हाँ मुझे क्लियर करना है। बेटा पहली बात तो ये जो न्यूक्लियोलस है, पहले मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। और ये क्रोमेटीन, क्योंकि मैं न्यूक्लियोपोर्स भी बता चुका हूं आपको, मैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बता चुका हूं, मैं आपको न्यूक्लियर एनवेलप भी बता चुका हूं। ये दोनों चीजें बची हैं, तो इन दोनों चीजों को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, और जहां भी दिक्कत हो नोट डाउन करके रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। पहली बात तो सुन लीजिए, यही लिख रहा हूं मैं साइड में, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यूक्लियोलस, संडे भी क्लास है, ठीक है, सुन लेना। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस, पहली बात तो याद रख लेना, ये मोर देन वन भी हो सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में, मैंने तो यहां पर एक ही बनाया है, लेकिन ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहली बात सुनना ध्यान से, न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मोर देन वन, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। और डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन, और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जो मैंने हल्का सा बना दिया, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस क्या है? खुला पाया जाता है, ये किसी चीज से कवर नहीं रहता, ये किसी चीज से कवर नहीं रहता। ये इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना? चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग होशियार बच्चे हो, है ना? बी कॉन्फिडेंस, यूनिक हो अपने आप में। तो डोंट डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। इसके बाद सुन लीजिए बेटा, इट इज रिच इन प्रोटीन। इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ये जो न्यूक्लियस है, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसके पास। रिच इन प्रोटीन, रिच का मतलब बहुत अमीर, अमीर का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके पास क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। सुनते रहना, जो बातें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तो रिच इन प्रोटीन, और साथ में इसके पास एक और चीज पाई जाती है, जैसे आरएनए, राइबो। सुन लो बेटा, कभी कभी आरएनए की फुल फॉर्म आ जाती है पूछने के लिए एक नंबर में, तो क्या लिखेंगे? राइबो न्यूक्लिक
एसिड, आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है सब पढ़ाऊंगा, अभी के लिए सुन लो बस, किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने कहा था ना ये आज डिस्कस कर रहा हूं वो भी डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल क्या कि न्यूक्लियोलस के पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए होता है, सुना होगा डीएनए, है ना, उसी तरीके से क्या होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है। आरएनए कौन से होते हैं, क्या फुल फॉर्म है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बेटा इसी वजह से ये जो आरएनए है ना, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनते हैं ना, प्रोटीन, वो प्रोटीन कौन बनाता है, ये मॉलिक्यूल। जैसे आपके घर में खाना बनाना है तो खाना जनरली कौन बनाता है, हमारी मम्मी या हमारी सिस्टर। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन बनाता है वो कौन बनाता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या क्या, क्या बनाता है, आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी वजह प्रोटीन और साथ में क्या राइबोसोम्स, आरएन अभी आगे पढ़ाऊंगा क्या बनाते हैं ये, राइबोसोम्स, RIBOSOMES, राइबोसोम्स, आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, चिंता मत करो सब पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे खत्म होने की वाला है, बस साइटोप्लाज्म बचा है। इसी वजह से इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, किसको, न्यूक्लियस को। क्वेश्चन आया वो 1 नंबर में, which cell organelle is known as the factory of ribosome, so we can say that nucleolus which is present in nucleus, ये इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनाता है, राइबोसोम्स, और इन्हीं राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनता है। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लीज प्लीज पूरा सुनो, बस खत्म। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है, पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कह रहे हो, है ना। इसके बाद इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक क्वेश्चन आया, what are the that part which have not any membrane in the nucleus, so we can say that nucleolus। इसके बाद इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन, और साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, आरएनए, बता देता हूं क्या काम है इनका, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या काम करते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बहुत सारे, इनकी मदद से क्या बनते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स। इसी वजह से इसको भी किस नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि बहुत सारे बनाता है ना राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो किसकी मदद से बनता है, राइबोसोम, और राइबोसोम किसकी मदद से बनते हैं, आरएनए। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि आरएनए ही क्या बनाता है, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि आरएनए ने राइबोसोम बनाए, और राइबोसोम किसमें हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लिख लो ब्रैकेट में, इट हेल्प्स, तभी समझ में आ जाए, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस का मतलब बनाना, जैसे मेकिंग ऑफ फूड होता है ना, उसी तरीके से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से तो वहां प्रोटीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखो बहुत ज्यादा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम का मतलब वहां राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और उन्हीं राइबोसोम की मदद से क्या बनता है, प्रोटीन। इसी वजह से तो वहां बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, रिच इन प्रोटीन। ये न्यूक्लियोलस खत्म, समझ में आ गया होगा समझ में, ठीक है, आया समझ में। रिच हेल्प्स इन सिंथेसिस, जो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनता है वो इसी से बनता है। क्लियर हो गया होगा मेरी बात, यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है क्लास। तो ये मेरा न्यूक्लियोलस खत्म हो चुका है। अगर कुछ चीज लिखने के लिए आई न्यूक्लियोलस तो आप बता सकते हो। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस का क्या पढ़ा, नेचर पढ़ लिया, अकरेंस पढ़ लिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया अंदर तक का, है ना, कि किस किस से मिलकर बनता है। बस अब एक चीज बचती है, क्रोमैटिन मटेरियल। मैं इरेज कर रहा हूं उसको, प्लीज इरेज कर रहा हूं। सुनिए, लास्ट है ये क्रोमैटिन मटेरियल। सबसे पहले तो खुद देखो, मैंने क्या बताया, धागा जैसा लग रहा है, जैसे धागा सुनो तो धागा, थ्रेड, थ्रेड सुना है ना, धागा, रेशमी धागा, थ्रेड जैसा। तो पहली बात तो यही लिखिए कि ये जो होता है ये पतला सा, क्या होता है, बहुत पतला सा, क्या होता है, बिल्कुल बहुत बहुत पतला, छोटा पतला, समझते हो, जैसे धागा तो छोटा सा पतला सा धागा उस जैसा, है ना। तो बहुत ही थिन, बहुत ज्यादा थिन, और साथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागा होता है ना, धागा उस जैसा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन एंड थ्रेड लाइक, पतला और धागा जैसा, जैसे कोई थ्रेड ले रखा हो। और बेटा बेसिकली ये क्या काम करता है, आपको याद है मैंने बताया था
कि न्यूक्लियस के अंदर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए डीएनए हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, वो कहाँ स्टोर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। हैकल ने बताया था, तो वो इसी के पास होती है। जो क्रोमोसोम सुना है, क्रोमोसोम, ये वही है। क्रोमोसोम जो अपने ऊपर जीन्स को लेके जाते आए थे ना, हरकतें जो आदतें अपनी मम्मा पापा से हमें मिलती हैं, कैरेक्टर्स हमें अपने मम्मा पापा से कैरेक्टर मिलते हैं ना, क्या कि जैसे उनकी हाइट पे उनकी जैसी आंखें, क्या उनके जैसा फेस कट, उनके जैसे बाल, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि उनकी जैसी आदतें, थोड़ी थोड़ी आदतें, उनकी जितनी हाइट, वो सब हमें कहाँ स्टोर होती है? वो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास स्टोर होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर किसके पास होती है? वो क्रोमैटिन के पास। ये क्या होता है? क्रोमोसोम जैसा होता है। कैसा? क्रोमोसोम जैसा। तो क्या होता है? ये पतला सा थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। किससे मिलके बना होता है? क्रोमोसोम, ठीक है। क्या होता है? क्रोमोसोम बताया था ना मैंने, जो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? जो आदतें, बेटा क्रोमोसोम का मतलब जो जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या लेके जाते हैं अपने ऊपर? जीन्स। ये आपका टॉपिक नहीं है, 10th में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सुन लो, ये स्कूल में आएगा भी नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपका। तो ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली किस किस किससे मिलके बना है, ठीक है, जो कंपोज ऑफ डीएनए। किससे मिलके बना है? डीएनए एंड प्रोटीन। जो ये किस किस से मिलके बना है? ये किस किस से मिलके बना है? आपने सुना ना, डीएनए मैच करा लो, डीएनए सुना होगा, डीएनए एंड प्रोटीन। कैसे? किस किस से मिलके बना है बेटा? ये डीएनए और प्रोटीन। और बेटा सुनते रहिए, डीएनए और प्रोटीन, उसमें प्रोटीन कौन सा यूज होता है बेटा? हिस्टोन्स। प्रोटीन भी तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप सब इंसान हो, आप सब ह्यूमन बींग्स हो, फिर भी आपके नाम है ना, कि हितिका, विजय, ऋषभ, या कृष्णा, या कृषि, या मान्या, बहुत सारे सबके नाम है ना, सब इंसान है हम। उसी तरीके से इस प्रोटीन का, जिस प्रोटीन से मिलके ये बनता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। HISTON। और बेटा डीएनए के पास ही क्या होता है? सुन लो, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? सबको पता है, आप माइंड में आपको है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चलो आइए होमवर्क में दे देते हैं कि इसकी क्या फुल फॉर्म है। एनए से तो पता होगा, आप लिख के लाना। पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। सोचना समझना फिर बताना, ठीक है। तो डीएनए का काम क्या है? इट स्टोर्स, बेसिकली क्या करता है? लिख लीजिए, इट स्टोर्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना स्टोर, वो इसी के पास होती है, बेसिकली नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये मेरा क्रोमैटिन मटेरियल खत्म होता है, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत है पूछेंगे। यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है, हम न्यूक्लियस की बिल्कुल एंड कर चुके हैं। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो। देखो पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप नेट पे डालोगे इतना बड़ा विकीपीडिया खुल के आ जाएगा, अगर जितना आपको समझना है उतना समझो, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ूंगा, फालतू पढ़ाऊंगा, पहले कह रहा हूँ। इतना पढ़ाऊंगा तो सिलेबस का पार्ट पूरा है, आपको कुछ पॉइंट वीक नहीं रहने देने का, ठीक है। चलो, तो ये मेरा न्यूक्लियस खत्म होता है आज। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछेंगे। दोबारा बताता हूँ, क्रोमैटिन मटेरियल पतला सा धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन। इसी के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, हैकल ने बताया था जो हमें, कि न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन का मतलब कि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए कहते हैं ना कि पापा और बेटे का डीएनए मैच करा लो, पता लगाते हैं ना कि ये किसके बेटे हैं, किसका, इसका कौन है इसके फादर, तो वो डीएनए मैच कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे फादर का डीएनए होगा वही मेरा डीएनए होगा, क्योंकि उन्हीं के सेल से तो मिलके मैं बनाऊं ना। तो समझ रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है अपने पास? डीएनए। आप लोगों को होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे सुनते हैं। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कॉल करके आप लोग कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं। सुनिए, अगला टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका कभी कभी 2 नंबर में, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस, और ये मैं आज आपको भी देने वाला हूं तो सुन लीजिए, एंड न्यूक्लियोलस। भैया 2 चीजें पढ़ी हैं आपने, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों में क्या अंतर है तो समझते हैं, ठीक है। एक जगह लिखेंगे न्यूक्लियस, आपको वैसे समझ में आ गया होगा फिर भी लिख देते हैं, और एक जगह लिखेंगे न्यूक्लियोलस। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोलस किसके अंदर पाया जाता है? लिख लीजिए, इट इज, पहला पॉइंट, इट इज कवर्ड बाय 2, अभी पढ़ाया था, न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, वो एनवेलप बनाते हैं, याद है ना, मैंने पढ़ाया था। पहला पॉइंट, इसके पास
डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, अभी तो पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, अभी तो पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, दूसरे के बाद लिखिए, ये क्या काम करता है बेटा बेसिकली, अभी इसके फंक्शन लिख लीजिए। इट मेन, एक फंक्शन मेन क्या है, इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर, इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। सेल किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो इसी पे डिफाइन करता है। अगर किसी के पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक बन जाता है, और किसी के पास न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक। यानी स्ट्रक्चर किसने बताया, न्यूक्लियस ने बताया ना। अगर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है तो प्रोकैरियोटिक कहलाता है, याद है। और अगर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है तो यूकैरियोटिक। यानी न्यूक्लियस ने मेरा क्या काम करा, ये बताने में हेल्प करी ना। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या बनाता है, इट सिंथेसाइज, अभी पढ़ाया था राइबोसोम, अभी तो पढ़ाया था। ये क्या बनाता है, राइबोसोम। इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, याद है। आगे सुन लीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बेसिकली, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये किसका पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना, न्यूक्लियस का एक छोटा सा पार्ट है। और ये क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। चलिए, ये इसका डिफरेंस हो गया है, समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, विच कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका डिफरेंस आता है। कोई भी दिक्कत है नोट डाउन करके रखेंगे, मेरे से पूछेंगे। ठीक है, आगे सुनिए मेरी बात। अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, और चैप्टर एंडिंग की तरफ, जिसके हमें कुछ ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ना है। मैं रेस कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछेंगे बिना डरे। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, जल्दबाजी में करोगे तो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है बेटा, है ना। हम लोग इंसान है, शैतान थोड़ी है। तो आ गया होगा इसके न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होगा बेटा, जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से मतलब है कि सेल का ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, जितना भी काम है वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, है ना। अगर किसी के पास न्यूक्लियस ना हो ना तो सेल मर जाता है, याद रखना। अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल एक दिन एक टाइम पे आके डेड हो जाएगा। जैसे हमारे बिना दिल के, अगर हमारे पास दिल ना हो, हार्ट ना हो, तो हमारी डेड हो जाएगी, डेड हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस ना हो तो उसकी भी, वो भी क्या हो जाएगा, सेल डाइड हो जाएगा। तैयार, ठीक है, समझ में आना चाहिए। आगे सुनिए, अब लास्ट टॉपिक आ रहा है बेटा फोर्थ, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। यही मुझे पढ़ाना है, यही थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 या 3 दिन चलेगा और ये चैप्टर खत्म। देन वी विल स्टार्ट फिजिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन। और बहुत मजा आने वाला है उसमें, पक्का प्रॉमिस। इतने अच्छे से होगा कि आप लोग फील करोगे अपने आसपास ये सारी हरकतें होते हुए। ठीक है, सुनिए बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा चुका, दूसरा सेल वॉल में आपको पढ़ा चुका, और तीसरा मैं आपको न्यूक्लियस भी पढ़ा चुका हूं। अब बारी आती है बेटा किसकी, साइटोप्लाज्म। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, और कोई भी डाउट है मेरे से पूछिए। बेटा साइटोप्लाज्म में हम, जैसे मैं हर बार बताता हूं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका नेचर, कि ये कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, और है ना, नेचर एंड अकरेंस। नेचर एंड अकरेंस का मतलब ये दिखने में कैसा है, क्या रूपरेखा है इसकी, क्या नेचर है। कहते हैं ना कि यार मेरा नेचर इस तरीके का है कि मैं ये काम करना पसंद करता हूँ। अकरेंस, मैं अपने घर में रहता हूँ। अकरेंस मतलब किस जगह वो पाया जाता है ना। तो सुनिए, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझना बच्चों बात, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, दैट इज, तो द एरिया, सुनते रहो मेरी बात, द पार्ट ऑफ द सेल, सेल का वो हिस्सा, सेल का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ये सारा एरिया, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये इनके बीच का जितना भी सारा एरिया है, ये सारा, कहां कहां से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच तक का एरिया, ये सारा का सारा एरिया, सारा का सारा, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच का, ये बीच का ये वाला, ये ये सारा पार्ट, ये वाला जिसमें मैं गोल कर रहा हूँ, ये सारा, ये शेड कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट,
ये सारा पार्ट क्या है आपका, ये जो मैंने शेड कर दिया ये सारा पार्ट, इसको छोड़ दो, बस बस इसको छोड़ दो, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, तो जितना भी बच्चा कुछ पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, वो सारा पार्ट हमारा क्या कहलाया जाता है, साइटोप्लाज्म। समझ में आया, साइटोप्लाज्म मतलब द, क्या लिखेंगे इसकी बात हम अगर लिखना चाहें इसमें तो सुनते रहो बच्चों, आज मैं इसका पूरा पार्ट बता दूंगा आपको थोड़ा सा। तो सेल ऑर्गेनली हम कल से स्टार्ट कर देंगे, 2 दिन चलेंगे हम चैप्टर खत्म। सुन लीजिए, तो क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ सेल, पहला पॉइंट, द पार्ट ऑफ सेल, सेल का वो हिस्सा, विच अकर बिटवीन, जो किस किस के बीच में, आप खुद देखो, विच अकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, विच अकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब बाहर की लेयर या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप ही तो जा रहा है ये सारा, तो यहां से और उसके बीच तक का एरिया क्या कहलाता है पूरा आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर आज इसका केवल बेसिक पार्ट बताऊंगा मैं। बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा लिक्विड होता है ना, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर एक थोड़ा सा फ्लूइड था ना, फ्लूइड लिक्विड जैसी चीज थी, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर भी ना एक लिक्विड पाया जाता है, एक पूरा का पूरा ना ये लिक्विड होता है जो फिल रहता है, इसमें चारों तरफ एक लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोजोल। क्या कहते हैं, साइटोजोल। बेटा साइटोजोल क्या कहते हैं, साइटोजोल। मैं लिख रहा हूं ये वाली बात, सुन लीजिए क्या होता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, साइटोजोल। मैं चारों तरफ, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें चारों तरफ क्या है, जैसे पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती हैं पूरे समुद्र में, उसी तरीके से ये जो पूरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को, उस एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी के साथ मिक्स रहता है, इसमें थोड़ा पानी और साइटोजोल मिक्स रहता है, पानी के साथ साइटोजोल, यानी कुल मिला के क्या कहा जाता है, साइटोजोल। कितने परसेंट होता है लगभग लगभग बेटा ये आपका, सुन लीजिए बेटा मेरी बात, 90%। समझाऊंगा अभी, पहले इसको सुन लो बस, इसको भी अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या रहता है साइटोजोल। बेटा तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एन, ये जो साइटोप्लाज्म है ये किससे मिलके बना है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस, एक्वस, सुन लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस सब्सटेंस साइटोजोल। बेटा एक्वस का मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, जैसे अगर आप नमक को पानी में मिला दो तो हम कह सकते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन है। जहां भी वर्ड एक्वस, एक्वस यूज होगा, आगे के लिए बता रहा हूँ, 10th में बहुत बार यूज होगा, उस एक्वस का मतलब है कि इसमें पानी मिक्स है। क्या मिक्स है, पानी मिक्स है। ठीक है, अगर अगर आप किसी चीज में पानी मिक्स कर दो तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्वस। एक्वस का मतलब ही वाटर, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस, यानी इसमें पानी भी मिक्स रहता है। कितने परसेंट वो कल पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से, लेकिन याद रखना ये पानी मिक्स रहता है, पानी से मिलके बना है ये, और भी, और इसके अंदर क्या क्या रहता है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट। सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी के अंदर डिसॉल्व रहता है। जैसे समुद्र के अंदर जो हमारा मिट्टी रहती है डिसॉल्व, हम लोगों ने कुछ भी कूड़ा कचरा फेंका नदियों में तो वो नीचे जाके बैठ जाता है ना, अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है ना मिट्टी को, उसी तरीके से जितना भी सेल का वेस्ट होता है, वेस्ट समझते हो, कूड़ा कचरा, सेल का जो भी खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब इसी के अंदर डिसॉल्व रहता है, साइटोजोल के अंदर। किसके अंदर, इसी के अंदर। लिख लीजिए मेरी बात, ठीक है, सुन लीजिए, इनसॉल्युबल वेस्ट, कैसा वेस्ट, इनसॉल्युबल, बस खत्म होने वाला है, कोई भी दिक्कत तो मेरे से पूछेंगे। इनसॉल्युबल वेस्ट, और साथ में जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि सेल के छोटे छोटे हिस्से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, या मैं बात करूं आपकी क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी चीजें जो सेल के हिस्से हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहते हैं बेसिकली आपका कंटेन रहता है,
इसमें घूमते रहते हैं चारों तरफ, इसमें ही पाए जाते हैं। जैसे मछलियां रहती हैं पानी के अंदर, उसी तरीके से जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर रहती हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे बाकी का कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो पूछेंगे। क्या बताया मैंने? आगे कोई पूछे व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का जो एरिया है, सारा का सारा वॉल्यूम, ये साइटोप्लाज्म। ये किससे मिलके बना है? इसके अंदर मेन चीज क्या पाई जाती है? साइटोजोल। जैसे मैंने बोला समुंदर, वो किससे मिलके बना है? पानी और नमक से ना, लेकिन ज्यादातर मात्रा में पानी है। उसी तरीके से ये किससे मिलके बना है? साइटोजोल से। किससे? साइटोजोल। क्या होता है वो कल पढ़ाएंगे साइटोजोल अच्छे से। और साथ के साथ ये अपने अंदर क्या स्टोर करवाता है? वेस्ट प्रोडक्ट। बेसिकली क्या करवाता है अपने अंदर स्टोर? वेस्ट प्रोडक्ट सेल का। और साथ में जितनी भी सेल ऑर्गेनली है वो सभी इसी एरिया में पाई जाती है, जगह जगह पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये था मेरा आज का टॉपिक। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना, कल अच्छे से पढ़ेंगे साइटोजोल और हमारा चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, होमवर्क आपको ग्रुप में मिलेगा। प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अपना समझ के कह रहा हूँ, होमवर्क टाइम से कम बच्चों, है ना। कहीं पे चलो सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, लेकिन अगर अपने मर्जी से करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा मेरी भी बात मान लो, है ना। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।